हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अल्कली मेटल्स पढ़ेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर मौजूद है। और याद रखें कि ये जो बुक है ये मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक की है, लेकिन इसमें जो लेक्चर मैं इंक्लूड करूँगा उसमें से टॉपिक्स चाहे वो फेडरल बोर्ड से भी होंगे और केपीके के बोर्ड से भी होंगे। तो 3 बोर्ड्स की बुक्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द मेटल्स इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखें कि जितने भी एस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर नोन एज मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, और इसमें से आपके पास एक और एलिमेंट भी मैं आपको बताऊंगा जिसको हम फ्रेंसियम कहते हैं। ठीक है, FR से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। अब फ्रेंसियम क्या है? फ्रेंसियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एनीवेज, बाकी जितनी भी हमारे पास हैं सारे के सारे क्या हैं, दे आर नोन एज एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज एस ऑर्बिटल आर बीइंग फिल्ड इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कहाँ पे फॉल कर रहा होता है? एस ऑर्बिटल के अंदर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स while those of group 2A are called alkaline earth metal। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मैच करती हैं कुछ और कुछ नहीं करती हैं। तो और दूसरी सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, और बाकी ये जो है सारे के सारे मेटल्स हैं। एनीवेज, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं यहाँ पे हम पढ़ते हैं। और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ से दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये दे आर नोन एज ग्रुप 1A एलिमेंट्स, और ये हमारे पास हैं ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 1A को जैसे हमें बताया गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1A के अंदर? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का भी आपको मैंने बताया कि इट इज़ रेडियो एक्टिव, रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है। इसी तरह ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम कौन से एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनको एस ब्लॉक में ही क्यों कैटेगराइज किया है, तो अगर हम लिथियम को देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 और 2s1। उसके बाद हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 एंड सो ऑन। ठीक है, आप रुबीडियम और सीजियम की भी आप कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन, वो एस सब शेल के अंदर आ रहा है। ये भी वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है। ये भी वैलेंस का इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड शेल, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल एंड दिस इज़ द फोर्थ शेल। तो वैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है? एस सब शेल के अंदर। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो दो ग्रुप्स हैं 1A और 2A, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह जो लास्ट की वीडियोस थी यहाँ पे एक्सेप्ट हीलियम, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक दे आर नोन एज डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो हमारे पास हैं दे आर नोन एज लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एनीवेज, अभी अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2,
उसके बाद मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है कि ये देखें, यहाँ पे वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल s है, यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल s है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड देन फोर्थ शेल। और इसी तरह अगर आप स्ट्रोंशियम और बैरियम की भी करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर होगा, s ऑर्बिटल के अंदर फॉल करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एस सब शेल के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। द नेम अल्कली केम फ्रॉम अरेबिक विच मीन्स एशेस। अब ये जो अल्कली हम कहते हैं इनको, ये कहाँ से आया, अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है एशेस। एशेस क्या होते हैं कि जब आप लकड़ियाँ वगैरह जला देते हैं वहाँ, उसके बाद जो राख बनती है उसको हम एशेस कहते हैं। The Arab used these terms for these metals because they found that the ashes of plants were composed chiefly of sodium and potassium. अब अरब्स जो थे उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, और कहाँ पे डिस्कवर किया था कि जो प्लांट के एशेस जो थे, ठीक है, वहाँ पे इनको क्या मिला था, सोडियम भी मिला था मेटल और पोटाशियम मेटल मिला था, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कली। अल्कली मेटल इंक्लूड्स एलिमेंट अभी जो आपको मैंने बताया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अगर आप टेबल में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स, प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन विद वाटर। अगर ये जो मेटल्स हैं लाइक सोडियम है, इसको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो यहाँ से निकल जाएगी। तो अब ये क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है। और अल्कली क्या है, जिसकी एबिलिटी होती है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप बेस भी कहते हैं। वजह क्या है कि अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। सो स्पीशीज जो कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है दैट इज़ नोन एज बेस, और वो बेस जो कि वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज अल्कली, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेस is called alkali. The alkaline earth metals are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, जो आपको अभी मैंने टेबल के अंदर बता दिया। They are called alkaline earth metal because they produce alkalis in water। पहली बात ये है कि वाटर के अंदर वाटर के साथ जब रिएक्ट आएंगे तो इनसे भी क्या बनेगा, अल्कलीज बनेंगे, एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। और ये जो है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। सो दो रीजंस हैं, एक अल्कलीज क्यों कह रहे हैं कि वाटर के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। दूसरा, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसलिए अर्थ मेटल कहते हैं इनको। Alkali and alkaline earth metal include the most reactive electropositive element and a study of their electronic configuration will help you understand their properties। कहते हैं कि जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब ग्रुप 1A के एलिमेंट और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हैं कि जैसे अगर हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर हम इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयन के अंदर, जो मैंने आयंस में आपको पढ़ाया था। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये क्या कर सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट,
और इनकी ये एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ईजीली जो है तो डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को। और इलेक्ट्रॉन देने की वजह क्या है? टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। अगर आप सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे, सोडियम आयन में कन्वर्ट करेंगे, तो इनर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट जिस एलिमेंट का ये आयन का कंप्लीट होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्टेबल होता है। इसी तरह मैग्नीशियम के वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों लूज़ कर देगा तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ जाएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस फॉर्म में इसके इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अल्कली मेटल्स। अब हम पर्टिकुलरली अल्कली मेटल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्कली मेटल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, जो आपको मैंने बता दिया कि सोडियम अगर हम देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 3s1, लिथियम में भी 2s1 आता है, पोटाशियम के अंदर 4s1 आएगा, और फिर ऑनवर्ड 5s1, 6s1 एंड सो ऑन। s orbital of their valence shell, all alkali metal lose their 1 electron of the valence shell to form monopositive ion। तो अभी आप देख सकते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम आयन बन जाएगा। लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करते हैं तो 1s2 2s1, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं इसका तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम से किधर? लिथियम पॉजिटिव आयन के अंदर, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है तो इसलिए आप इसको क्या कहते हो? दैट इज़ नोन एज मोनोपॉजिटिव आयन। दिस इज नोन एज मोनोपॉजिटिव आयन। M plus because their ionization energy values are very low। अब मेटल्स हैं तो सिंपल हम इसको M to M पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी M फॉर मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है? यूनिपॉजिटिव मेटल आयन है। अब देखें कि ये हमारे पास इनके जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इनके जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अब इनकी जब लार्जेस्ट साइजेस हैं तो इनका जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर आप वो रिलीज़ करना चाहते हैं तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब चूँकि इनके एटॉमिक साइजेस बड़े बड़े होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना ईजी होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ आर वेरी लो। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड शो पॉजिटिव ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कभी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये लाइक सोडियम है, इसको अगर आपने रिएक्ट करा दिया क्लोरीन के साथ तो इससे क्या बनेगा? इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है? इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयंस की फॉर्मेशन होती है, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब है कि जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। और आयोनिक कंपाउंड में देखें स्टेट कौन सी शो कर रहे हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो इनके अंदर कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती है। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं तो उनके अंदर +1 से लेकर +7 तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे लेकर चलते हैं इसको। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड सम फिजिकल कांस्टेंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक नंबर देखें डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। और यही हमारे पास पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट्स है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। आई होप सो इसकी आपको समझ आती होगी। और अभी आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स की कराई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये क्या है? दिस इज़ नियॉन, दिस इज़ आर्गॉन, दिस इज़ क्रिप्टॉन, दिस इज़ ज़ीनॉन। अब ये हमारे पास क्या है? ये नोबल गैसेज हैं, ठीक है, जो आपके पास ग्रुप 8A के एलिमेंट है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये हमारे पास क्या होती हैं? दे आर नोन एज नोबल गैसेज। और ये हाईली स्टेबल होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें या गेन कर लें और इस फॉर्म में आ जाए, मतलब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट। इन केस ऑफ जिस तरह हम लोग हीलियम पढ़ते हैं तो हमारा डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो जिन एलिमेंट का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है वो क्या होते हैं? दे आर हाईली स्टेबलाइज। तो इसलिए इसके साथ कहीं पे आपको नियॉन नज़र आएगा, कहीं पे आपको क्रिप्टॉन नज़र आएगा, कहीं पे आपको ज़ीनॉन नज़र आएगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जीज़ क्या हैं?
ये वो एनर्जी होती है कि जिसकी मदद से आप किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एटॉमिक साइज़ छोटा है तो वहाँ पे न्यूक्लियस देखें, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये उसका एक ही शेल है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे शेल हैं। अब आप ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ईजी रिमूव होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जैसे हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे देखिए लिथियम का एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। इस तरह सोडियम का थोड़ा सा बढ़ रहा होता है तो इसकी एनर्जी कम हो रही होती है। सीजियम का सबसे बड़ा साइज़ है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के होल्ड से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना बहुत ही ईजी होता है। थोड़ी सी एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब होती है जब कोई भी वो एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास है लाइक फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है वो भी टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही थी। आप देखिए यहाँ पे 60, 53, 48, 47, 48, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही होती है, इट डिक्रीजेस। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो पावर है जिससे एक एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और अगर आप टॉप टू बॉटम ट्रेंड देखते हैं तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या हो रही होती हैं, सब डिक्रीज़ हो रही होती हैं। तो सबसे जो कम वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट इज़ फॉर सीजियम, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, दैट इज़ फॉर फ्लोरीन जो कि ग्रुप 7A के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है पॉलिंग स्केल के ऊपर दैट इज़ 4। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है दैट इज़ सीजियम। उसके बाद एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नॉन एज एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखें वैल्यूज़ 123, 158, 203, 216, 235। तो एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं, आयोनिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस हमारे पास होता है कि जब कभी आप एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वहाँ से जब केट आयन की फॉर्मेशन होती है, अब उसका जो रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं इसका, जैसे ये हमारे पास है एक आयन, पॉजिटिव आयन, और ये जो है तो इस आयन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, वी हैव आयंस, और इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं। अब ये जो हमारे पास है दिस इज़ नॉन एज आयोनिक रेडियस। और अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। अगर बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो आयोनिक रेडियस है, सॉरी, आयोनिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा होता है, आयोनिक रेडियस भी क्या हो रहा होता है, उसकी भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा हो रही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60, 95, 133, 148, 169, तो ये भी हमारे पास क्या है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है। और उसके बाद हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ शो कर रही है। ठीक हो गया। वजह क्या है, ग्रेटर एटॉमिक साइज़ की। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, अगर हम इसको हीट अप करते भी हैं तो जल्दी हीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से जल्दी रिलीज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेटर एटॉमिक साइज़ की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा कम होता है। और अगर हम बात करते हैं डेंसिटीज़ की, अच्छा यहाँ पे PM का मैंने बताया दैट इज़ पिकोमीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ आयोनिक रेडियस, जिसके अंदर हम यूनिट को मेजर करते हैं, दैट इज़ पिकोमीटर। डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ ग्राम
और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी दिस इज़ द यूनिट फॉर व्हाट, दिस इज़ यूनिट फॉर डेंसिटी। और अगर हम देखते हैं तो जो वैल्यू होती है ये क्या हो रही है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है, 1.9 तक आ जाती है इन केस ऑफ सीजियम। तो ये भी आपके पास एक ट्रेंड है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन के वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हीट रिलीज़ होती है दैट इज़ वो भी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही होती है। वजह क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक साइज सीजियम का बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है अल्कली मेटल्स की। और दूसरा याद रखें कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये हमेशा रहते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ये आपको कभी भी फ्री स्टेट के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे, हमेशा क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि इनको आप केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। केरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए रखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि इनको रख देते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। अब एक चीज़ याद रखें कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जो हम मूव करते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं ना, तो इसमें अगर हम देखें तो लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट साइजेज़ अगर हम देखते हैं, लार्जेस्ट साइजेज़ वो क्या हैं, अल्कली मेटल्स के होते हैं। और अगर साइज़ बड़ा है तो डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अल्कली मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब यहाँ पे एक और आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, इरेगुलर ट्रेंड, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो डेंसिटी है, ठीक है, जैसे आप अगर आप देखें यहाँ पे दिस इज़ फॉर लिथियम, दिस इज़ फॉर सोडियम, और यहाँ पे पोटाशियम की है। तो यहाँ पे कुछ इरेगुलर ट्रेंड होता है। वजह क्या होती है कि पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जिस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 3s2 3p6 और 4s1। यहाँ पे थर्ड शेल जो है इसके अंदर 3d ऑर्बिटॉल भी होता है। अगर 3d ऑर्बिटॉल भी होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वैकेंट रह जाता है, मतलब खाली रह जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, 4s में चला जाता है। अगर हम 3d ऑर्बिटॉल और 4s की एनर्जी देखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n + l रूल के साथ, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। n इज़ द शेल नंबर, तो यहाँ पे n हो जाएगा इसके लिए 3, और l की वैल्यू अगर आप देखते हैं एज़्मुथल क्वांटम नंबर, तो 0 1 2 3 s p d और f, ये l की वैल्यू होती हैं, ठीक है। एज़्मुथल क्वांटम नंबर से आप इसको याद कर सकते हैं। अब d के लिए हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ 2, तो 3 + 2 5, और 4s की अगर आप बात करते हो तो 4 + 0 = 4। तो एनर्जी 4s की कम है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को 4s में ले जाते हैं बजाय 3d में। तो 3d हमारे पास क्या होता है, वैकेंट रहता है। अब उस वजह से क्या होता है कि पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम because of the presence of vacant 3d orbital and also due to bigger atomic size of potassium। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना डेंसिटीज़ के अंदर इरेगुलर ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। देखिए 0.97 है, 0.86 है। और अगर हम इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, जो मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव वन आ सकता है, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है। और जितना एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती है, और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी उतना ईजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव ईजीली आएगा। और इनके बैलेंस में आप देखते हैं कि एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो हम रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप इसके बाद इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे सोडियम सिंपलेस्ट एग्जांपल, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये तो आपने रिमूव कर दिया, अंदर के 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अभी अगर आप 2p6 में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम इजीली प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए ये आपको कभी भी इस फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, सोडियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएगा, हमेशा आपको नज़र आएगा
सोडियम +1 की फॉर्म में जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और वो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम अल्कली मेटल्स के कंपाउंड की बात करते हैं, सो दे आर कलरलेस, ठीक है, इनका कोई भी कलर नहीं होता। और दूसरी बात कि दे ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक हमारे पास होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और एक हमारे पास होती है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, इनको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करते हैं, सो दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं ये हमारे पास डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये देखें, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अल्कली मेटल्स को लाइट देते हैं, मतलब अगर आप लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप लाइट प्रोवाइड करते हो किसी भी मेटल का और उसका इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो, नॉकड आउट करते हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि आप इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ या बाय प्रोवाइडिंग द लाइट, तो उस वजह से हम पोटाशियम और सीजियम जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और उसके बाद के अल्कली मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लेम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स देते हैं, और उसकी वजह क्या होती है कि फ्लेम टेस्ट में जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, हीट जब आप प्रोवाइड करते हो बंसन बर्नर से, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, लो एनर्जी स्टेट E1 से एक्साइट हो जाता है किधर, E2 हाई एनर्जी स्टेट में। और जब वो वहाँ से वापस आता है तो एनर्जी क्या कर लेता है, रिलीज़ कर लेता है। तो आपको कुछ कलर्स, डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह लिथियम की अगर हम बात करते हैं, सो इट गिव क्रिम्सन रेड कलर, ठीक है। और इसी तरह सोडियम जो है इट गिव गोल्डन येलो कलर। ये कलर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। और उसके बाद पोटाशियम जो है इट गिव पेल वॉलेट कलर। रुबिडियम रेड कलर देता है। सीजियम जो है इट गिव ब्लू वॉयलेट कलर इन अ फ्लेम टेस्ट। अब इसके बाद हम अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स देख लेते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो पाए कहाँ पे जाते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी अल्कली मेटल अकर इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये हमेशा क्या होता है, कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले शायद आपको मैंने बता दिया हो कि ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सॉरी फॉर दैट कि अल्कली मेटल्स जो हैं ये कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आपको फ्री स्टेट में नज़र नहीं आएंगे। नन ऑफ द अल्कली मेटल इज़ फाउंड फ्री इन नेचर। सोडियम एंड पोटाशियम आर एबंडेंट अल्कली मेटल। जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट मतलब ज़्यादा पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, दैट इज़ सोडियम और उसके बाद पोटाशियम। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कम्पोज ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ अल्कली मेटल। एल्यूमिनियम निकला है एल्यूमिनियम से, सिलिकेट निकला है सिलिकॉन से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके पास कुछ मिनरल्स के नेम हैं और उनके केमिकल फार्मूलाज हैं। अब इनको आपने क्या करना है, याद करना होता है, ठीक है। तो लिथियम जो है उसका मिनरल जो है उसको स्पुडमीन कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। दिस इज़ लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। उसके बाद सोडियम जो है उसमें रॉक साल्ट हेलाइट आ जाता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर रॉक साल्ट के बारे में पूछता है कोई तो दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, ये अभी आपने याद रखना है। चाइल्ड साल्ट पीटर, उसमें हमारे पास आता है सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद नाइट्रॉन आता है, ये एक दफ़ा MD-CAT में आ चुका है कि नाइट्रॉन का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, सोडियम कार्बोनेट डॉट वाटर, दिस इज़ द फार्मूला फॉर नाइट्रॉन। ट्रोना, अब ट्रोना क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बोरैक्स क्या है, सोडियम
बोरॉन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जब कंबाइन होते हैं तो इससे ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम बोरैक्स है, .10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आप पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम की भी कुछ मिनरल्स हैं, जिस तरह कैनालाइट है तो ये पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, .6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिल्वाइट पोटाशियम क्लोराइड, और एलुनाइट एलम स्टोन, पोटाश एलम भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम पोटाश एलम भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, so this is the formula for potash alum या alum stone। so these are the few minerals और उनके केमिकल फार्मूलाज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फार्मूलाज हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास लेट से दे दे कि भाई नाइट्रॉन का फार्मूला क्या है या बोरैक्स का क्या फार्मूला है, या आपको 4 ऑप्शन दे दें कि इसमें से बताएं कि जी सोडियम का जो मिनरल है इसमें से कौन से वाला है। लिथियम डिपॉजिट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल आर वाइडली स्कैटर्ड ओवर द अर्थ। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि लिथियम के जो डिपॉजिट होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिनरल की फॉर्म में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो, ऑल ओवर द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जो है वो फैला हुआ है। एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ लिथियम इज़ मिनरल स्पोडमीन। अब कमर्शियल सोर्स में जो हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से ऑब्टेन करते हैं, जिसको मिनरल का नाम क्या है, स्पोडमीन। स्मॉल अमाउंट ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम आर फाउंड एंड पोटाशियम सॉल्ट डिपॉजिट। कहते हैं कि कुछ अमाउंट जो है रुबीडियम और सीजियम का वो हमें पोटाशियम के सॉल्ट से जो है वो मिल जाता है। फ्रेंसियम हैज़ नॉट येट बीन फाउंड इन नेचर। अब फ्रेंसियम क्या है, इट इज़ रेडियो एक्टिव। कहता है कि अभी तक ये हमें जो है तो नेचर के अंदर नहीं मिला। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबॉर्ट्री एंड इज़ वेरी अनस्टेबल। और ये जो है मैन मेड है, ठीक है, और इसको लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ मैन मेड मेटल और ये हाईली अनस्टेबल होता है। सो दैट इज़ दैट अ वेरी लिटल इज़ नोन अबाउट दिस। इसकी इस प्रॉपर्टी, इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको अभी तक स्टडीज़ जो है नहीं किया गया। इसलिए जब कभी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रेंसियम को हम नहीं पढ़ते। वजह क्या है कि इसकी केमिस्ट्री किसी को पता ही नहीं है, इसके ऊपर स्टडीज़ जो हैं वो इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से नहीं की गई हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आते हैं बेरिलियम, वी हैव मैग्नीशियम, वी हैव कैल्शियम, वी हैव स्ट्रोंशियम एंड वी हैव बेरियम। Now these are the element which belongs to group 2A of the periodic table and they are known as alkaline earth metal। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया है। All alkaline earth metal lose their 2 electrons to form di-positive ion। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखें तो जो ग्रुप 1A के एलिमेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज क्या आता है, मोनोपॉजिटिव, ठीक है। उनके ऊपर जिस तरह सोडियम का आपको मैंने बताया कि सोडियम के ऊपर +1 लगा दें, दिस मोनो पॉजिटिव। अब डाई पॉजिटिव क्या होता है कि डाई पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब मैग्नीशियम लेट से है उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाए। नाउ दिस इज़ नोन एज व्हाट, दिस इज़ नोन एज डाई पॉजिटिव आयन। अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड के अंदर 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है इसके वैलेंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा देंगे, इसके मतलब एनर्जी दे के, आयनाइजेशन एनर्जी दे के अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं तो इनर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये मैग्नीशियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव 2 की फॉर्म में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब ये क्या है, इसका जो वैलेंस शेल होगा उसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव की फॉर्म में क्या होगा, स्टेबल होगा। सोडियम के केस में या जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे उनके केस में हम क्या करते थे कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते थे, हमारे पास क्या होता था कि मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता था और इसका क्या होता था कि ऑक्टेट कंप्लीट होता था और फिर ये स्टेबल हो जाता था। अब यहाँ पे हमें जो है ना एनर्जी कम देनी चाहिए होती थी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस का, हम वो थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर देता था। एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको हम रिमूव कर देते थे। लेकिन अब मैग्नीशियम के केस में हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम को एनर्जी देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, उसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं
और उसके लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन है उसको मज़ीद एनर्जी दे देते हैं और उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देते हैं, तो इस तरह इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो आपको मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में बताया था। अब यहाँ पे तकरीबन 780, मैं राउंड अबाउट बता रहा हूँ, 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, तकरीबन 1470 या 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और ये जो फर्स्ट है, दिस इज़ नॉन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नॉन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ आर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो होती है वो कम होती है। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड इन शो पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरह हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा, ये आयोनिक कंपाउंड बना रहा है। सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज और सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है ये भी अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, MgCl2। यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, या आपको नज़र आता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये भी साल्ट या आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं वो भी साल्ट या आयोनिक कंपाउंड जो हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनको हम अल्कालाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं कि इनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो अर्थ सरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास लाइम है, ठीक है, लाइम क्या होता है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास स्ट्रोंशिया है। ठीक है, स्ट्रोंशिया क्या होता है, SrO, दिस इज़ ऑक्साइड ऑफ स्ट्रोंशियम। और इसी तरह बाल्टा है, दिस इज़ देन ऑक्साइड ऑफ बेरियम। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी यहाँ पे कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों ने अल्कली मेटल्स की भी डिस्कस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बैरियम। ये टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है, फिर मैग्नीशियम का 12, 20, 38, 56। तो एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि अभी तक आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल के अंदर। दिस इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। वजह क्या है, एटॉमिक साइज़ का बढ़ना। एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ करवाना या रिमूव कराना ईजी होता है, वहाँ पे हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप देख सकते हैं कि बेरियम के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब होती है, जब रिलीज़ होती है, सॉरी, वो एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जैसे वैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं फ्लोरीन के केस में, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो फोर्स जिसे एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और इसका जनरल ट्रेंड क्या होता है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। देखें बेरिलियम की 1.5 सबसे ज़्यादा है इसके ग्रुप के अंदर, और जो हमारे पास बेरियम है उसकी सबसे कम है अपने ग्रुप के अंदर। एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा शेल है वो ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ रहा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 89 है बेरिलियम का, फिर 136, 174 और फिर यहाँ पे 191 तक आ जाता है। यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड्स भी आपको देखने को मिलती हैं। आयोनिक रेडियस ऑफ डाई पॉजिटिव आयन इन पिकोमीटर। पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ आयोनिक रेडियस। अब डाई पॉजिटिव आयन की हम बात करते हैं तो डाई पॉजिटिव की आपको समझ आ गई कि मैग्नीशियम देखें +2 की फॉर्म में है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही थी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही होती है। और उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के जनरल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम ये क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास 1289 है और यहाँ पे 725 आ जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ बैरियम। और उसके बाद डेंसिटीज़ जो हैं, डेंसिटीज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो ये देखिए 1.85 और यहाँ पे 3.5 तो ज़्यादा हो गई है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन
इन किलोजूल पर मोल। ई पे हमारे पास क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड शो कर रहे हैं। उसके बाद इन गोइंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बाय 1 एट ईच स्टेप एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग। अच्छा, कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है कि एक शेल जो है वो ऐड हो रहा होता है। जैसे हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास पहले एलिमेंट ग्रुप 2A का है बेरिलियम। तो बेरिलियम के ये अगर न्यूक्लियस है तो पहला शेल और ये दूसरा शेल। एटॉमिक नंबर 4 है तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके अंदर 2 शेल्स हैं तो ये बिलोंग कौन से पीरियड से करेगा, सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। अब बेरिलियम के नीचे हमारे पास कौन सा है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के केस में हम देखते हैं कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। अब इसके अंदर कितने शेल्स होते हैं, 3 शेल्स, तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। और मैग्नीशियम के नीचे अगर आप देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ पे कितने शेल्स हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, दिस इज K, L, M एंड N शेल। तो इसका मतलब है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है सक्सेसिव एलिमेंट के अंदर, और वही जो एक्स्ट्रा शेल, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो पीरियड नंबर बता रहा होता है। तो कैल्शियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। उसके बाद हमारे पास इनकी कुछ अकरेंस है कि ये हमारे पास नेचर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बीइंग वेरी रिएक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। अब जिस तरह हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उसका हम लोगों ने बताया था कि ये हमारे पास फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसलिए आपको फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलेंगे, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द कंपाउंड ऑफ दीज मेटल अकर्स वाइडली इन नेचर। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जब ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो कहते हैं इनकी बहुत ज़्यादा आपको कंपाउंड मिलेंगे। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम्स आर वेरी एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट का मतलब एल्यूमिनियम प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोलते हैं। कहते हैं कि इनिशियली जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, सिलिकेट्स का मतलब SiO2 या एल्यूमिनियम सिलिकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटाशियम आर प्रेजेंट इन रॉक्स एज केटायन। कहते हैं कि जो हमारे पास कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केटायंस। मैग्नीशियम हेलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। मैग्नीशियम हेलाइड का मतलब ये है कि जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट है। अब ये Cl क्या है, Cl बिलोंग टू ग्रुप हेलोजेंस, ग्रुप 7A के जो मेंबर्स हैं, इसमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन वी हैव आयोडीन। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट। अब आपको जो लीव्स हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं, तो वो किस वजह से नज़र आते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम। इसी तरह अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का ब्लड आपको नज़र आता है रेड, तो ये किस वजह से, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और उसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड आर आल्सो फाउंड एज मिनरल। अब ये हमारे पास मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड। यहाँ से भी हम लोग कैल्शियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैल्शियम इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैल्शियम जैसे आप बोन्स के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, टीथ की ग्रोथ के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। इट अकर्स इन स्केलेटन मटेरियल इन बोन्स, टीथ, सी शेल्स एंड एग शेल्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम जो है वो पाया जाता है इनके अंदर, और इनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। रेडियम इज़ अ रेयर एलिमेंट। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियोएक्टिव नेचर। रेडियम जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा रेयर का मतलब बहुत लेसर अमाउंट में, कम अमाउंट में पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो नेचर है, रेडियोएक्टिव नेचर है, और ये हमारे पास क्या है, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। इसके ऊपर मज़ीद जो है वो काम हो रहा है, और यकीनन कि जब काम होगा तो अल्टीमेटली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस। अब ये एक टेबल है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, टेबल 2.4 कॉमन मिनरल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये नेम ऑफ मिनरल्स हैं और यहाँ पे इनका केमिकल फार्मूला है।
सबसे पहले बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम बेराइल की फॉर्म में और क्राइसोबेराइल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम बेरिलियम ऑक्साइड। और उसके बाद मैग्नीसाइड मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट, कार्नेलाइट पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इप्सम सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सोप स्टोन जिसको हम टैलिक भी बोलते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट। अस्बेस्टोस, ये हमारे पास क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन दीज मेटल्स। उसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम को हम कैल्साइट लाइमस्टोन चूने का पत्थर जो होता है वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फ्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड और फॉस्फोराइड कैल्शियम फॉस्फेट। इसी तरह स्ट्रोंशियम जो है इसको हम स्टोनाइट से ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। और बेरियम को हम बेराइट से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ बेरियम सल्फेट। सो दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स। अभी अगर मैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ, तो जितने भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, दीज ऑल आर मेटल। और उसके बाद दे आर वाइट, लस्ट्रस सिल्वरी वाइट मटेरियल या मेटल्स। और उसके बाद दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल भी होते हैं, बट लेस एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स की आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई है, उनकी भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स कि आप इनको मतलब पतली पतली तारों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सॉफ्ट। और डक्टाइल का मतलब आप इनको रीशेप कर सकते हैं प्रेशर वगैरह अप्लाई करके। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करते हैं अल्कली मेटल के साथ, तो अल्कली मेटल आर मोर मेलिएबल, मोर डक्टाइल, और वो सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़े से क्या होते हैं, दे आर हार्ड। और उसकी वजह क्या होती है कि ये जितने भी हैं, चाहे ग्रुप 1 एक एलिमेंट है, चाहे ग्रुप 2 एक एलिमेंट है, दे आर मेटल, तो ये मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। लेकिन अल्कली मेटल में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है, आउटर मोस्ट का जो NS इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। हेंस इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो ये हमारे पास एक बेसिक रीज़न है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर मोर मेलिएबल, दे आर मोर डक्टाइल। और उसके बाद एक और जो जनरल प्रॉपर्टी है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर हार्डर देन अल्कली मेटल्स एंड हार्डनेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है, उसके साथ हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। फिर हम मूव कर रहे हैं किस साइड पे, राइट साइड पे, तो फिर हमारे पास क्या है, ग्रुप 2 एक एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो भी मेटल्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। और फिर उसके बाद आप जाते हो किस साइड पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके साइजेस की बात करते हैं, अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर लेते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई की कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप 1 एक एलिमेंट है और फिर ग्रुप 2 एक एलिमेंट है, इनके एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इनके एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। और डिक्रीज़ होने की वजह क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शेल नंबर रिमेन सेम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे होते हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फिर मैग्नीशियम है तो एटॉमिक नंबर 12 है। प्रोटॉन्स कितने हैं, सोडियम के अंदर 11 है, मैग्नीशियम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। यहाँ पे सोडियम के केस में अगर आप देखते हैं तो 3 शेल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल। मैग्नीशियम के केस में भी क्या होता है, थर्ड शेल होते हैं। तो शेल नंबर हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा
खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा तो एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप देखें तो इनके एटॉमिक साइज़ छोटा है। अगर एटॉमिक साइज़ छोटा है तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। तो याद रखें कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, द आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज़ हो रही होती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो रहा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन लेफ्ट टू राइट चूँकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम डबल सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, जैसे आपको मैंने एक मैग्नीशियम की एग्जांपल दी है, तो वो आलमोस्ट डबल होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको 2 किलो जूल पर मोल लेट से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो देनी होती है। और उसके बाद आपको जो मैंने अल्कली मेटल का बताया था, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से एम पॉजिटिव 2 आयन बनाते हैं, ठीक है। अब ये एम पॉजिटिव 2 आयन की फॉर्म में क्या होते हैं, दे आर कलरलेस, इनका कोई स्पेशल कलर नहीं होता। और उसके बाद दे आर आल्सो डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। डायामैग्नेटिक वो होते हैं हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, मैग्नेट इनको रिपेल करेगा। और इसके अपोजिट कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर सकता है। और उसके बाद एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो फ्लेम टेस्ट की है। तो फ्लेम टेस्ट जो है, जैसे अल्कली मेटल का आपको मैंने बताया, तो उस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। और कलर अगर देखें तो कैल्शियम जो है वो ब्रेक रेड कलर देता है। और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम के अगर हम कलर देखते हैं तो इट गिव्स यू क्रिम्सन रेड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिम्सन रेड कलर। और एंड पे हमारे पास रह जाता है बेरियम। तो बेरियम जो है एप्पल ग्रीन कलर देता है, एप्पल ग्रीन कलर देता है। अगर हम बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की कि ये क्यों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, उसकी वजह क्या होती है कि इनके एटॉमिक साइज़ बहुत छोटे होते हैं। अगर एटॉमिक साइज़ छोटे होते हैं तो अगर आप फ्लेम से उसको एनर्जी देते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट ईजीली नहीं हो सकते। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होंगे तो फिर फ्लेम में कलर नहीं देंगे। हेंस वी कैन से दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू their small atomic sizes they do not give flame test. And at the end, alkaline earth metal are less reactive as compared to alkali metals due to small size. High charge means more nuclear charge and more ionization energy. So this was all about alkali and alkaline earth metal. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी केमिकल और कुछ बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे।